गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा प्रथम चरण के उम्मीदवारों का रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया, जिसमें कैंडिडेट का एजुकेशन, प्रॉपर्टी, अपराध जैसे मामलों को उजागर किया गया। गुजरात इलेक्शन वॉच और एडीआर दिल्ली साथ में मिलकर हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाया है जो फेज़ 1 के जो इलेक्शंस हैं गुजरात के जो 1 तारीख को हो रहे हैं उसमें 788 कैंडिडेट्स चुनाव में हैं। उन सभी के जो एफिडेविट्स उन्होंने खुद ही ने जो SCI में सबमिट किए हैं उसी एफिडेविट्स का ये एनालिसिस है। उसमें हम 3 बातें देखे हैं। एक तो क्रिमिनल कैंडिडेट्स कितने हैं, मतलब जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं ऐसे कैंडिडेट्स कितने हैं, और उनका एजुकेशन कितना है, और उनमें महिलाओं का प्रमाण कितना है, और उसमें ये भी है कि उनकी उम्र कितनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2020 दोनों में जो डायरेक्शंस दिए उसमें लगातार ये कहा कि क्रिमिनलिटी हमारी जो राजनीति है उसमें कम होनी चाहिए, और इसकी वजह से सभी पार्टीज़ को ये कहा था कि आप क्रिमिनल कैंडिडेट्स को ना उतारें मैदान में, और अगर आप उनको दे रहे हो टिकट तो उसका कारण बताएं, और वो कारण ये ना होना चाहिए कि वो उनको जीतने के चांसेस है, वो कारण नहीं हो सकता। आपको दूसरे स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार क्यों नहीं मिले इसका कारण बताना पड़ेगा। तो एक उम्मीद ये थी कि इससे हमें कम कैंडिडेट्स होंगे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले। लेकिन अगर हम आंकड़े देखते हैं गुजरात के, तो गुजरात में इस बार हम 4 मेजर पार्टीज को लेते हैं, बाकी सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी एनालिसिस है। लेकिन 4 मेजर पार्टी में अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो आम आदमी पार्टी जो गुजरात में 88 जगह अपने उम्मीदवार खड़ी कर रही हैं, उनमें 36% क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले उम्मीदवार हैं, और उसमें 30% सीरियस क्राइम वाले हैं। अगर हम INC की बात करें तो उसमें 35% है, और जो 1% उनका लास्ट टाइम से बढ़ा है, 20% सीरियस केसेस वाले हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है वो लास्ट टाइम उनके काफ़ी ज़्यादा थे, इस बार 29% जितने क्रिमिनल इंसिडेंट वाले केसेस हैं। और BJP के देखें तो लास्ट टाइम से वो कम हुए हैं, इस बार उनके 16% जो उम्मीदवार हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका है, और उसमें सिर्फ 12% हैं जो कम मतलब सीरियस क्राइम वाले हैं। तो ये हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल परसेंटेज देखा तो 21% जो कैंडिडेट्स हैं वो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है, तो वो कम नहीं हुआ है। और उनका डिक्लेरेशन की बात करें तो उसमें बहुत ही एक गंभीर बाबत है कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब डायरेक्शंस के बावजूद हमारी सभी पार्टियों ने जो डिक्लेरेशंस उनको लोकल गुजराती लैंग्वेज में लोगों के समझे इसकी वजह से देना था, उसकी वजह से उसके बजाय उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में छाप दिया है। इसमें छापोगे जो ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आएगा तो उसका उद्देश्य नहीं आता है। तो ये बात को लेके हम एज ए ADR भी सुप्रीम कोर्ट का तरफ वापस जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम पार्टी वाइज बात करें तो लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी नहीं थे, लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी INC और BJP में एक BJP पार्टी है जिन्होंने कम कैंडिडेट्स 2017 के कॉन्टेक्स्ट में इस बार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले मैदान में उतारे हैं। ADR के रिकमेंडेशंस मेजरली एक सबसे पहले नोटा को लेके, नोटा के वोट्स दिन ब दिन उसकी प्रतिशत बढ़ रही है, और विनिंग कैंडिडेट की मार्जिन से भी काफ़ी जगह ज़्यादा नोटा को वोट मिलते हैं। हमारी रिकमेंडेशन और ECI की तरफ मांग यही है एज ए ADR की इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और इस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी ऐसे उम्मीदवार जिनको नोटा से कम वोट मिलते हैं उनको नेक्स्ट टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से मना करना चाहिए। दूसरा एक ये है कि क्रिमिनल अगर कैंडिडेट्स बार बार पार्टी अगर मैदान में उतार रही है इनके लिए, तो उन पक्ष की तरफ, उनके पार्टियों की तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके ऊपर हीनियस क्राइम्स है उनको तो चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना चाहिए। तो एज ए ADR हम ये मांग करते हैं, क्योंकि हम ये बहुत देख रहे हैं कि चुनाव में पैसा और बाहुबल ये दोनों अपने आप में एक इक्वेशन बनता है, और जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो जितने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस ज़्यादा हैं वो जीतने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और जो रीज़न पक्ष बताते हैं, क्योंकि उनको विनेबिलिटी तो रीज़न वो बता नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी वजह से, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ये इस तरीके के रीजंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं और जिस उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा उसकी भी तौहीन है, ऐसा हम मानते हैं। उम्मीदवार की अगर हम एवरेज एसेट्स की बात करें तो वो हर बार बढ़ती है। 2017 के हमारे चुनाव में वो 2.16 करोड़ थी,
जो अभी 2.8 करोड़ के ऊपर गई है। तो अभी अगर हम 2.88 करोड़ है, अगर हम पार्टी वाइज देखें तो बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 89, उनकी एवरेज एसेट 13.40 करोड़ होती है। आईएनसी की जो है वो 8.38 करोड़ है। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जो करोड़पति हैं उनकी एवरेज एसेट 1.99 करोड़ है, और भारतीय ट्राइबल पार्टी उनकी 23.49 लाख है। हमारे 2017 के अगर हम चुनाव देखें तो एवरेज मतलब बहनों की भागीदारी 6% थी। इस बार बहनों की भागीदारी 9% है, और उसमें बीएसपी जो है उन्होंने 50 में से 7 वुमेन कैंडिडेट रखे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और वो 34 हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो बीजेपी ने 9 कैंडिडेट रखे हुए हैं, आईएनसी ने 6 हैं और बीएसपी के 7 हैं। और ओवरऑल देखें तो 69 वुमेन कैंडिडेट हैं आउट ऑफ 788। तो जो फर्स्ट फेज में परसेंटेज 9% आती है।